Hello everyone. Today we will cover the second unit. A quick revision. Second unit is problem solving methods. So there are the two problem solving methods, toy problem and the second one is a real world problem. टॉय वर्ड प्रॉब्लम में क्या आता है, इसमें ना हमें एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन गिवन होता है। सेकंड, ये सॉल्व होता है, रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और यूज करा जाता है ये रिसर्चर्स के द्वारा। सेकेंडली ये 8 क्वीन पजल्स है, इसके लिए जैसे एग्जांपल हो गया, इसका 8 क्वीन पजल एग्जांपल है, वैक्यूम वर्ल्ड एग्जांपल है, बॉल पिकर रोबोट। अब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, सॉल्यूशन जो यूज होता है हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में, उसका सॉल्यूशन यूज होता है। इसमें हमें नॉट वेल डिस्क्रिप्शन गिवन है, डिस्क्रिप्शन गिवन नहीं होता है इसमें अच्छी तरह रियल वर्ड प्रॉब्लम के लिए। एंड प्रोवाइड अ रियल वर्ड सॉल्यूशन, ये हमें प्रोवाइड करता है रियल वर्ड सॉल्यूशन। इसके एग्जांपल्स है हमारे पास, रूट फाइंडिंग फॉर अ ट्रिप एंड ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम एंड रोबोट नेविगेशन एंड फोर्थ वन एग्जांपल है इसका कार रिवर्सिंग गाइड। ओके, टू कैटेगरीज हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, एक तो टॉय प्रॉब्लम एंड द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ओके, अब हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टेट स्पेस, स्टेट प्रोसेस। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे हम स्टेट प्रोसेस की। क्या होता है कि एक सर्च ट्री में हम चेक करते हैं कि जो गोल है हमारा रीच्ड हो गया है या नहीं। अगर वो रीच नहीं हुआ तो कंसिडर करते हैं हम उसकी अनदर स्टेट। सक्सेसर फंक्शन क्या करता है, हमारा जनरेट करता है न्यू स्टेट को एंड जो सर्च स्ट्रेटेजी डिसाइड करती है विच स्टेट विल एक्सपेंड, कौन सी जो स्टेट होगी वो एक्सपेंड करेगी। अब सम स्टेट नॉट एक्सपेंड, कुछ जो स्टेट होती है एक्सपेंड नहीं होती तो नेवर लीड टू द गोल स्टेट, वो गोल स्टेट भी तक नहीं पहुंच पाती। तो ये कंस्ट्रक्शन है हमारा स्टेट प्रोसेस का। अब हम जो टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ करते हैं सर्च ट्री में वो क्या क्या है, एक तो नोड इन अ ट्रीज, स्टेट, फ्रिंज एंड अ लीफ नोड। नोड इन अ ट्री में क्या होता है, इन अ सर्च ट्री में ये एक तरीके का बुक कीपिंग डाटा स्ट्रक्चर होता है एंड टर्मिनोलॉजीज यूज इन सर्च ट्रीज का जो सेकंड है टर्म वो है हमारी स्टेट। स्टेट में क्या करता है, ये ना मैपिंग करता है। और फ्रिंज क्या है हमारा, वो है कलेक्शन ऑफ नोड्स है। लीफ नोड्स क्या है, ये ईच नोड है ना फ्रिंज, जो नोड्स है ना हमारी फ्रिंज में उसको ही हम लीफ नोड बोलते हैं। और हम इसमें ना फर्दर मूव नहीं कर सकते बिकॉज लीफ नोड तो सबसे एंड में ही होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 4 बेसिक फैक्टर्स फॉर द एवोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। जो 4 बेसिक फैक्टर्स है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए, एवोल्यूशन करने के लिए क्या है। एक तो कंप्लीटनेस होनी चाहिए उसमें, मींस कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, ऑप्टिमैलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सा भी हमने सॉल्यूशन पकड़ लिया, एक गुड सॉल्यूशन होना चाहिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान रखते हुए एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी देखते हुए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स इफ वी आर यूजिंग अ लेस सीपीयू एंड इफ वी आर एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आ गया वी आर इफ वी आर यूजिंग द कंज्यूमिंग द लेस मेमोरी। ओके, ये तो 4 बेसिक फैक्टर थे हमारे। अब हमारी जो स्टेट स्पेस अप्रोच है वो क्या है। स्टेट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम एलिमेंट, जो स्टेट एक रिप्रेजेंटेशन है प्रॉब्लम एलिमेंट का। स्टेट स्पेस इज अ सेट ऑफ ऑल द स्टेट्स फ्रॉम द इनिशियल स्टेट, ये पूरा सेट्स है स्टेट का फ्रॉम द इनिशियल स्टेट से। जो हमारी नोड्स है वो हमारी स्टेट्स है, लाइक जो ये नोड है, ये नोड है, ये हमारी ना क्या है स्टेट्स बनी हुई है। एंड आर्क बिटवीन द नोड्स वो हमारे एक्शंस है, जो हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो हम किसके बीच में परफॉर्म करेंगे, आर्क्स बिटवीन दी नोट्स। लाइक ये मेरी एक आर्क हो गई, ये आर्क हो गई, तो इसके बीच में जो एक्शन मैं परफॉर्म करूंगी वो मेरे एक्शंस हो गए आर्क और नोट्स के बीच में। ओके, अब क्या है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना वो 2 तरीके से हो रही है स्टेट स्पेस अप्रोच में। एक तो क्या है, हम कन्वर्ट करते हैं गिवन सिचुएशन को इनटू द डिजायर्ड सिचुएशन में,
इसमें हम क्या यूज कर रहे होते हैं, सेट ऑफ परमिसिबल ऑपरेशंस यूज करते हैं। दूसरा वे है सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम फ्रॉम द हेल्प ऑफ नोन टेक्निक्स, जो हमें टेक्निक्स पता है उसकी मदद से हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स। अगर हमें सॉल्व करनी है कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम, देन उसके लिए क्या है, एक तो डिफाइन करेंगे हम प्रॉब्लम को, एनालाइज करेंगे, आइसोलेट करेंगे एंड अप्लाई करेंगे हम अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक, बेस्ट टेक्निक। ओके, नाउ पार्ट 2 है हमारा, इसमें सर्च स्ट्रेटेजीज, अनइन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड एंड द ह्यूरिस्टिक। सर्च स्ट्रेटेजीज क्या है, बेसिकली ये एक सीक्वेंस है स्टेप्स की, इनिशियल स्टेट से लेके गोल स्टेट तक। ओके, अब प्रोसेस क्या है सर्च की, अगर हम कोई प्रोसेस, हर चीज की होती है ना, तो सर्च करने की प्रोसेस क्या होती है, 3 चीजें बताइए इसमें। एक तो इनिशियल स्टेट डिस्क्रिप्शन, जो होता है इनिशियल स्टेट का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो गिवन होना चाहिए। अ सेट ऑफ लीगल ऑपरेटर दैट चेंज दी स्टेट, सेट होना चाहिए हमारे पास लीगल ऑपरेटर का जो चेंज कर सके स्टेट्स को। थर्ड हमारे पास द फाइनल और द गोल स्टेट, जो हमें जहां तक हमें पहुंचना है, तभी तो हम सर्चिंग करेंगे, ऐसे बिना रास्ता जाने हम कहाँ तक चले जाएंगे। सो हमारे पास गोल स्टेट होनी चाहिए, तभी तो हम सर्च करेंगे कहाँ ढूंढ रहे, कहाँ खोज रहे हैं हम। ओके, पैरामीटर्स यूज टू इवेल्युएट सर्च टेक्निक्स, क्या क्या पैरामीटर्स यूज होते हैं इवेल्युएट करने में सर्च टेक्निक्स को। एक तो कंप्लीटनेस हमने पढ़ लिया, स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड द ऑप्टिमैलिटी। ओके, नेक्स्ट है हमारे टाइप्स ऑफ सर्च स्ट्रेटेजीज। सर्च स्ट्रेटेजीज के हमें टाइप्स देखने हैं, एक तो अनइन्फॉर्म्ड सर्च होता है और सेकंड वन है हमारा इनफॉर्म्ड सर्च। अनइन्फॉर्म्ड सर्च में ना हमारा आ जाता है एक तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, अनइन्फॉर्म्ड कॉस्ट सर्च। अनइन्फॉर्म्ड सर्च को ना हम बोलते हैं ब्रूट फोर्स सर्च भी बोलते हैं, और ब्लाइंड सर्च भी बोलते हैं, और एग्जॉस्टिव सर्च भी बोलते हैं। अनइन्फॉर्म सर्च से हम नेम से ही समझ सकते हैं कि हमें प्रीवियसली कोई जानकारी नहीं होगी कि व्हाट हम क्या सर्च करने वाले हैं। ओके, सेकेंड है हमारा इन्फॉर्म्ड सर्च। इन्फॉर्म्ड सर्च में क्या होता है कि पता है कुछ पहले से क्या कर रहे हैं। ओके, ये डिपेंड करता है हमारा ह्यूरिस्टिक इंफॉर्मेशन पे। इसके टाइप्स हो गए जैसे हिल क्लाइंबिंग, बेस्ट फर्स्ट सर्च। देखना इसमें डिफरेंस देखना है, जो अनइन्फॉर्म में था वो तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च था, और जो इन्फॉर्म सर्च में आ रहा है ना वो हमारा बेस्ट फर्स्ट सर्च आ रहा है। थर्ड हमारा हो गया एस्ट्रिक एल्गोरिथम। हम ना इन्फॉर्म्ड सर्च को हम ह्यूरिस्टिक इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। सो हमारे दो टाइप्स के सर्च स्ट्रेटजीज ये थी। अब हम डिफरेंस पढ़ लेंगे क्या होता है इन्फॉर्म्ड सर्च एंड द अनइन्फॉर्म्ड सर्च में। इन्फॉर्म्ड सर्च में हमारे पास प्रीवियर नॉलेज होती है, पहले से पता होता है, अनइन्फॉर्म में नहीं पता होता। इन्फॉर्म्ड सर्च में हाईली एफिशिएंट होता है, और अनइन्फॉर्म्ड में मीडियम एफिशिएंसी इसके पास होती है। अनइन्फॉर्म्ड सर्च में कंज्यूम करता है ये लेस टाइम एंड कॉस्ट, एंड अनइन्फॉर्म्ड सर्च में ये कंज्यूम करता है मोर टाइम एंड कॉस्ट, बिकॉज अगर पहले से कुछ पता नहीं होगा तो ज़्यादा टाइम लेगा, ज़्यादा कॉस्ट लेगा। इन्फॉर्म सर्च में क्या है, कॉस्ट इसकी लो होती है, और अनइन्फॉर्म सर्च में इसकी कॉस्ट क्या होती है, हाई होती है। इन्फॉर्म सर्च में क्या है, इसकी स्पीड फास्ट होती है, एंड सॉरी मैंने गलत बोला क्या, इन्फॉर्म सर्च में जिसकी स्पीड होती है ना वो फास्ट होती है, एंड अनइन्फॉर्म सर्च में जिसकी स्पीड होती है वो स्लो होती है। सो तो हमारा हो गया डिफरेंस। अब हम पढ़ लेते हैं डिफरेंस हमारा BFS and DFS. BFS means breadth first search and the DFS means depth first search. I think it's clear. Okay. BFS में यूज करता है ये क्यू डाटा स्ट्रक्चर का, और DFS में यूज होता है स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का। BFS is suitable for searching vertex which are closer to given source. जो वर्टेक्सेस हमारी सोर्स के करीब है, नज़दीक है, ये तब तो हमारी BFS यूज़ करना अच्छा रहता है, सुटेबल है।
डीएफएस में क्या है, ये यूज हो करते हैं हम तब जब सॉल्यूशन व्हेन सॉल्यूशन इज फार अवे फ्रॉम द सोर्स, जब हमारा जो सॉल्यूशन है बहुत ही दूर है हमारे सोर्स से, तब हम डीएफएस यूज करते हैं। इसका थर्ड डिफरेंस है, इट कंसिडर ऑल द नेबर फर्स्ट, सो नॉट सुटेबल फॉर द डिसीजन मेकिंग ट्रीज यूज्ड इन द गेम्स। क्या करता है जो हमारा बीएफएस, ये पड़ोसियों को ना पहले कंसिडर कर लेता है, जो कि सुटेबल नहीं होता डिसीजन मेकिंग ट्रीज के लिए। आई मीन इट कंसिडर दी नेबर्स फर्स्ट, जो अपने इसके पास की नोड्स होती है ना, वो उसको पहले कंसिडर कर लेता है। दैट्स वाई ये सुटेबल नहीं है डिसीजन मेकिंग ट्रीज के लिए जो हम गेम में यूज कर सके। बट जो डीएफएस में आता है, डीएफएस सुटेबल माना जाता है गेम्स और पजल्स में अगर हम इस यूज करते हैं तो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई हमारी बीएफएस की, हो गई बिग ओ ऑफ वी प्लस ई, जो हमारा वी है वो वर्टेक्स है और जो हमारा ई है एज हो गए। और डीएफएस में भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ओ ऑफ वी प्लस ई। ओके, अब आता है हमारा जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिथम। क्या है ये एक तरीके की सर्च एल्गोरिथम है जो यूज करती है हमारा डीएफएस अप्रोच इन अ सिस्टमेटिक वे। ओके, इसकी एल्गो है हमारी, पढ़ देती हूँ मैं। पॉसिबल सॉल्यूशन either in a problem space or a path from the initial state। ये पॉसिबल सॉल्यूशन देखेगी और पाथ का फ्रॉम द इनिशियल स्टेट से, फिर चेक करेगा ये रियल सॉल्यूशन एंड कंपेयर विद द गोल स्टेट। जो हमारे पास रियल सॉल्यूशन होगा उसको कंपेरिजन करा जाएगा गोल स्टेट के साथ। फिर थर्ड नंबर पे क्या है, अगर रियल सॉल्यूशन हमें मिल गया है तो ये रिटर्न कर देगा सॉल्यूशन, अदरवाइज फिर से ये रिपीट करेगा स्टेप 1 से। तो ये तो हमारा जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिथम ये थी। नेक्स्ट हम आते हैं, हम प्रूव कर रहे हैं कि मतलब लाइक छोटा सा ये है, प्रूफ द BFS एंड द DFS आर द स्पेशल केसेस ऑफ द बेस्ट फर्स्ट सर्च। क्या है ये, जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है और जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है वो स्पेशल केसेस क्यों है ये बेस्ट फर्स्ट सर्च के। ओके, जो बेस्ट फर्स्ट सर्च है वो कॉम्बिनेशन है एक तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च का और दी डेप्थ फर्स्ट सर्च का। क्यों, जो DFS गुड क्यों है, बिकॉज सॉल्यूशन फाउंड विदाउट कंप्यूटिंग ऑल दी नोड, जो हमारा सॉल्यूशन है वो मिल जाता है बिना कंप्यूट करे सारी नोड्स को। ओके, और जो BFS हमारा गुड क्यों है, बिकॉज इट डज नॉट गेट ट्रैप्ड इन द डेड एंड, ये ट्रैप्ड नहीं होता, फंसता नहीं है जाके डेड एंड में, मतलब बहुत नीचे गहराई तक नहीं जाता ये फंसने के लिए, तो इसलिए गुड माना जाता है। अब ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या है हमारा, ह्यूरिस्टिक फंक्शन में क्या है, इट रैंक ऑल्टरनेटिव इन अ सर्च एल्गो, ये एक रैंक है इसका ऑल्टरनेटिव इन द सर्च एल्गो एट ईच ब्रांच स्टेप ऑन अवेलेबल इन्फो टू डिसाइड विच ब्रांच टू फॉलो। बेसिकली इसका हिंदी में मीनिंग बताऊँ तो लाइक हमारे पास एक पॉइंट है इनिशियल स्टेट, हमारे पास बहुत सारे रास्ते निकल रहे हैं, हम उसके लिए बहुत सारी जैसे ये रास्ते निकल रहे हैं ना, वो तो हमारी ब्रांचेस हो गई। तो हम क्या करेंगे, एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन लेंगे, ऑप्टिमल पाथ चूज करेंगे पहुंचने तक अपने गोल के लिए। एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास एक करंट स्टेट है, ये मेरा इनपुट है, इसको गोल तक पहुंचना है, तो हाउ क्लोज एजेंट, कितना पहुंचेगा एजेंट अपने गोल के पास, तो ये हमारा ह्यूरिस्टिक फंक्शन है। इसकी प्रॉपर्टीज है, इट फाइंड अ गुड सॉल्यूशन इन अ रीजनेबल टाइम, बहुत एक रीजनेबल सही टाइम में हमें ये सॉल्यूशन दे देता है। और सेकंड पॉइंट है इसका, इट एस्टिमेट हाउ क्लोज आ स्टेट इज टू दी गोल, ये एस्टिमेशन लगाता है कि जो हमारा स्टेट है वो कितना क्लोज है गोल से। थर्ड पॉइंट है, जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन होता है ना, उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव। अब है हमारा, इट कैलकुलेट अ कॉस्ट ऑफ ऑप्टिमल पाथ, ये कॉस्ट ऑफ ऑप्टिमल पाथ कैलकुलेट करता है बिटवीन द पेयर ऑफ स्टेट। लाइक बताया ना मैंने, कौन जैसे बहुत सारे पाथ निकल रहे हैं, तो ये
कैलकुलेट करेगा कौन सा ऑप्टिमल पाथ है, तो उसको ही ये फॉलो करेगा। ओके, अब आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन दी ब्लाइंड सर्च स्ट्रेटेजीज एंड दी ह्यूरिस्टिक सर्च स्ट्रेटेजीज। ब्लाइंड सर्च स्ट्रेटेजीज में क्या होता है, ये ओनली एक्सेस करता है प्रॉब्लम डेफिनेशन को, प्रॉब्लम की डेफिनेशन को ही एक्सेस करता है। बट जो ह्यूरिस्टिक सर्च स्ट्रेटेजीज है वो एक्सेस दो चीज़ों करता है, एक तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन को भी एक्सेस करेगा वो, और एक प्रॉब्लम डेफिनेशन को भी एक्सेस करेगा। ब्लाइंड सर्च स्ट्रेटेजीज लेस एफिशिएंट होता है, और जो ह्यूरिस्टिक सर्च स्ट्रेटेजीज है वो हमारा मोर एफिशिएंट होता है। ब्लाइंड सर्च स्ट्रेटेजीज में एवरी एक्शन इज इक्वली गुड, सारे एक्शन जो होते हैं ना इक्वली गुड होते हैं। बट जो ह्यूरिस्टिक सर्च स्ट्रेटेजीज होती है ना, उसमें जो एक्शन सारे एक्शन ना गुड नहीं होते इक्वली। हम ब्लाइंड सर्च स्ट्रेटेजीज को क्या बोलते हैं, उसे अनइन्फॉर्म्ड सर्च भी बोलते हैं। ओके, और जो ह्यूरिस्टिक सर्च स्ट्रेटेजीज है हम उसको इन्फॉर्म्ड सर्च भी बोलते हैं। ब्लाइंड सर्च स्ट्रेटेजीज मोर कंप्यूटेशन यूज करता है। मोर कंप्यूटेशन क्यों यूज कर रहा है, बिकॉज ब्लाइंड सर्च स्ट्रेटेजीज है, पहले से पता नहीं है क्या हो रहा है, अंधाधुंध सर्चिंग हो रही है इसमें। मीन्स मोर कंप्यूटेशन ये हमारी यूज कर रहा है, पहले से पता नहीं है, दैट्स वाई मोर कंप्यूटेशन यूज कर रहा है। और ह्यूरिस्टिक सर्च स्ट्रेटेजीज में क्या है कि ये लेस कंप्यूटेशन यूज करता है। अब जो ब्लाइंड सर्च स्ट्रेटेजीज है उसमें दो चीज़ें आ जाती है, एक तो BFS आ जाता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, और आ जाता है दूसरा DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च। ह्यूरिस्टिक सर्च स्ट्रेटेजीज में दो चीज़ें आ जाती है, एक तो बेस्ट फर्स्ट और एक ए एस्ट्रिक एल्गो। जो ये हमारा एस्ट्रिक है ना, ये हमारा एडमिसिबल है, इसकी भी एक एल्गो आएगी अभी। ओके, अब हमारी ए एस्ट्रिक एल्गोरिथम पढ़ते हैं हम। जो इसका एस्ट्रिक मीनिंग है, एडमिसिबल है इसका मीन, एंड ये इन्फॉर्म सर्चिंग पे वर्क करता है। ये वर्क्स ऑन दी बेस्ट फर्स्ट सर्च, बेस्ट फर्स्ट सर्च पे वर्क करता है। जो FN है फंक्शन, वो दो चीज़ों से मिलके बना है, एक तो GN और एक HN से। GN क्या है हमारा, ये एक्चुअल कॉस्ट है फ्रॉम दी स्टार्ट नोड टू एंड, कि कितना कॉस्ट ले रहा है फ्रॉम दी स्टार्ट नोड से लेके एंड तक। लाइक ये स्टार्ट नोड है, मेरी नोड है, और ये एन तक जाने में कितना कॉस्ट ले रहा है, ये तो मेरा GN हो गया। पर जो HN है, HN हमारा क्या है, एस्टिमेशन कॉस्ट है फ्रॉम एन टू गोल स्टेट। यहाँ तक तो एन तक पहुँच गया था, अब हमें ऐसे गोल स्टेट तक जाना है तो कितना कॉस्ट लेगा गोल तक जाने के लिए, तो हमारा एस्टिमेशन कॉस्ट हो गई। ओके, लाइक हमें का एक एग्जाम्पल है, मुझे स्टार्ट से गोल स्टेट पे जाना है, तो मैं एक ऑप्टिमल पाथ लूँगी। मैं S से B तक भी जा सकती हूँ और मैं S से C तक भी जा सकती हूँ। अगर मैं C तक जाना चाहूँगी तो मैं क्या करूँगी, लाइक अगर मुझे S से B तक जाना है तो मैं अगर 4 + 12 करती हूँ तो मेरे पास 16 मिलता है। नो 4 + 12 करती हूँ तो मेरे पास 16 मिलता है। एंड अगर मैं S से लेके C तक जाती हूँ, S से C तक जाती हूँ तो मुझे 3 + 11 हमारा 14 मिलता है। तो कौन सा हमें कम कॉस्ट दे रहा है, 14 दे रहा है ना, तो उसमें C वाला पार्ट चूज़ करूँगी। ऐसे ही मैं यहाँ पे प्लस प्लस करके देख के कि कौन सा मिनिमम कॉस्ट दे रहा है अपना, मैं फिर गोल स्टेट तक पहुँच जाऊँगी। सो ये थी हमारी ए एस्ट्रिक एल्गोरिथम। ओके, अब आती है हमारी AO एस्ट्रिक एल्गोरिथम। ये बेसिकली ना एंड और पे वर्क करती है, वर्क्स ऑन दी बेस्ट फर्स्ट सर्च पे वर्क करती है, एंड प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन हो जाता है, मीन्स ब्रेक डाउन हो जाता है प्रॉब्लम का एक स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स में। एक एग्जांपल है, बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे आई वांट टू पास इन एग्जाम, में एग्जाम में पास करना चाहती हूँ, तो मेरे पास ना दो अप्रोच हो गए, या तो मैं चीटिंग कर लूँ या तो मैं हार्ड वर्क करूँ या और उसे पास कर लूँ। साथ में ना ये जो चीज़ है ना, ये अगर मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ तो मैं ऑब्वियसली पास भी हो ही जाऊंगी। तो ये दोनों चीज़ ना साथ में चलती है ये,
ऐसा तो है नहीं कि अकेले ही चलेगी, ये दोनों साथ में चलेगा, डू हार्ड वर्क भी एंड पास इट भी। तो ये जो मेरा बीच में एंगल बन रहा है, एंगल नहीं है मेरा, ये हाइपर एज बन रहा है, एंड का मैं यहाँ पे वो बना रही हूँ। और यहाँ पे अगर अगर मुझे ये हार्ड वर्क भी नहीं करना, ना मेरी चीटिंग हो पा रही, तो मैं वो क्या करे, पास भी नहीं हो पाऊंगी अगर मैं हार्ड वर्क नहीं करी, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, मैं चीटिंग कर लूँ। तो ये बीच में ना और आ जाता है, इसका ना पूरी एक अलग एज बनती है। वी कैन सी दिस। ओके, जो ए ओ एस्ट्रिक डज नॉट एक्सप्लोर ऑल दी सॉल्यूशन, ये सारे जो सॉल्यूशन होता है ना उसे एक्सप्लोर नहीं करता। वंस इट गेट अ सॉल्यूशन, अगर इसे एक बार सॉल्यूशन मिल गया ना ए ओ एस्ट्रिक को, तो ये सारे सॉल्यूशन एक्सप्लोर नहीं करेगा। इट इज़ नॉट इट इज़ नॉट ऑप्टिमली, ऑप्टिमल भी नहीं होता। लाइक ए से मैं बी तक जा रही हूँ, मेरे पास और का तो ये बन गया पाथ। अगर मैं ए से सी तक जा रही हूँ और डी तक जा रही हूँ, तो मुझे ये दोनों की कॉस्ट मेजर करनी पड़ेगी। लाइक 2 3 प्लस करके क्या बना, 5 बना। तो मुझे ये वाला पाथ चूज़ करना पड़ेगा। 4 कम है, 5 ज़्यादा है, 4 कम है ना, तो मैं ये वाला पाथ चूज़ करूँगी। बेसिकली हमें अगर एग्जाम्पल देना हो ना एग्ज़ाम में, तो हम ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब हमारे पास आती है हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम में क्या है, ये लोकल सर्च एल्गो है और एक ग्रीडी अप्रोच फॉलो करती है, और इसमें ना बैक ट्रैक नहीं होता। एल्गोरिथम क्या कहती है हमारी, ये इवेल्युएट करेगी इनिशियल स्टेट को एंड लूप अंटिल अ सॉल्यूशन इज फाउंड और देयर आर नो ऑपरेटर्स लेफ्ट। लूप में चलेगी जब तक सॉल्यूशन फाउंड नहीं हो जाता। ओके, सेलेक्ट एंड अप्लाई अ न्यू ऑपरेटर, अप्लाई करेगी, सिलेक्ट करेगी न्यू ऑपरेटर को, सेलेक्ट करेगी न्यू स्टेट को, अगर हमें गोल मिल गया है तो क्विट हो जाएगा। ओके, इसमें ना एक लाइन इंपॉर्टेंट है हमारी, इफ बेटर देन द करंट स्टेट, अगर हमारा बेटर है करंट स्टेट से, देन इट इज अ न्यू करंट स्टेट, तो वो हमारी न्यू करंट स्टेट हो जाएगी। लाइक ये एग्जाम्पल है, हमारे पास कोई पजल है, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, 4 5 6 ये फर्दर आगे डिवाइड हो रही है, और ये हमारी क्या है, गोल स्टेट है, हमें यहाँ तक पहुँचना है। ये तो मैंने एक गेम ट्री बना के दिखा दिया। बट एग्ज़ाम्स में ना बेसिकली वो पूछ लेते हैं प्रॉब्लम्स बताओ हिल क्लाइंबिंग में क्या क्या आती है, लिमिटेशन। तो इसमें पहली प्रॉब्लम आती है लोकल मैक्सिमम की प्रॉब्लम आती है। लाइक हमें पास लोकल मैक्सिमम मीन्स मुझे बस अपने अपने एरिया का पता है। लाइक मेरी यहाँ पे पट्टी बंधी है और मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ, तो मुझे आसपास का पता नहीं चल रहा कि मेरे ऊपर भी इससे ऊपर पहाड़ है, तो मैं यहाँ पे ही रह के स्टक रह जाऊंगी बस। ये मेरा हो गया लोकल मैक्सिमा। अब हमारे पास आती है प्लेट्यू फ्लैट मैक्सिमम प्रॉब्लम। इसमें क्या आता है कि जैसे मैं थोड़ा ऊपर चलती गई और फिर एकदम फ्लैट चलने लग गई, आगे मैं फ्लैट चल रही हूँ, आगे मुझे पता नहीं है कि आगे और पहाड़ी है या नहीं है, बस यहाँ पे आके मैं स्टक हो गई हूँ। तो मेरी प्लेट्यू फ्लैट मैक्सिमम इसकी है प्रॉब्लम आती है। हम देख सकते हैं कि प्लेट्यू फ्लैट ये सारे जो वर्ड्स लिए गए हैं ना, ये माउंटेन से रिलेटेड लिए गए हैं। ओके, अब हमारे पास आती है रिज। ये एक मैंने 3D ग्राफ बनाया हुआ है। अगर मैं ए पॉइंट तक पहुंच गई, मैं यहीं पे आके स्टक हो जाऊंगी। इवन मेरे पास अगर जो बी है ना, बी मेरे से थोड़ा बड़ा है जहाँ तक मैं पहुंची हूँ, सो यहाँ पे आके मैं स्टक हो जाऊंगी, देख नहीं पा रही कि आगे बी भी है, तो एक रिज आ गया है यहाँ पे। ये तो हमारी ये प्रॉब्लम थी, 3 प्रॉब्लम थी, लोकल मैक्सिमम, प्लेट्यू फ्लैट मैक्सिमम एंड द रिज। हिल क्लाइंबिंग में प्रॉब्लम्स थी। ओके, अब हमारे पास प्रॉब्लम आती है वाटर जग प्रॉब्लम। क्या है वाटर जग प्रॉब्लम में ना, हमें 2 जार दिए हुए हैं जिन पे हमारे पास मेजरमेंट नहीं हो रहा। एक की कैपेसिटी है 4 लीटर और दूसरे की कैपेसिटी है हमारे पास 3 लीटर। 4 लीटर वाले को मैंने नेम दे दिया एक्स और 3 लीटर वाले को नेम दे दिया वाई। अब मैं सॉल्व कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। इनिशियली जो मेरे पास एक्स था जार, वो मेरे पास खाली था जग। मैंने क्या करा, वाई वाले जग में 3 लीटर पानी भर दिया। ओके,
अब मेरे पास 3 लीटर पानी है y में, तो मैं क्या करूँगी, y वाले का पानी x वाले जार को दे दूंगी, तो y मेरा एम्प्टी हो गया, दैट्स वाई यहाँ पे मेरा 0 आ गया और x के पास आ गया 3। ओके, अब मेरे पास मैं क्या है, बाहर से और पानी लाऊंगी और y में फिल करूंगी, तो अब मेरे पास वैल्यू हो गई y की 3 और x की 3। अब हमें जैसे कि पता है जो x वाला जार था, जग था मीन्स, उसकी कैपेसिटी 4 लीटर थी, तो मैं y वाले से लेके इसमें पानी और डाल सकती हूँ ना। तो जब मैंने y वाले से पानी लेके x जग में डाला तो मेरे पास ये 4 लीटर हो गया और y की वैल्यू हमें 2 मिल गई। और बल्कि हमारा मेन हम चाहते थे कि हमें एक ऐसे जार में 2 लीटर पानी मिल जाए, तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बट अगर हम स्पेस से बात करें तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू जो 4 है हमारा जग एंड y इक्वल्स टू 3 है जग। हम इसके ये जो रूल्स है ना, ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक एक्स वाई है। इनिशियली हमने जो हमारे पास एक्स वाला जग था उसमें 4 लीटर पानी दे दिया और वाई वाले में अभी है नहीं, एंड ऐसे ही हमारे पास एक्स वाले में भी वाटर नहीं लिया और वाई वाले में ले लिया। अगर हम एक्स माइनस डी कर रहे हैं मीन्स हम पानी इसमें से निकाल रहे हैं, अगर हम y में से पानी निकाल रहे हैं तो y माइनस टी। ओके, अगर पूरा जग एम्प्टी है तो 0 वैल्यू। अगर हम y वो सॉरी 4 लीटर वाले जग में से पानी दे रहे हैं, आई मीन हमारे पास एक सेकेंड, आई मीन जो 4 लीटर का जग था हमारे पास और 3 लीटर का जग था, यहाँ पे तो हमने 4 ले लिया x की वैल्यू पे, पर y माइनस 4 माइनस एक्स हमने ले लिया क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, 4 में से तो पानी ले रहे हैं, दैट्स वाई 4 माइनस एक्स हुआ। अब यहाँ पे हम जो हमारे पास x वाली क्वांटिटी y वाली क्वांटिटी वो कौन सी कितनी थी, 3 क्वांटिटी थी, तो हम उसमें से पानी ले लिया तो वो 3 माइनस एक्स हो गया। तो बेसिकली ना हमने ये रूल्स बना दिए, इनको नंबरिंग दे दी है। अब जो हमने ये अपने हैंड से नॉर्मली सॉल्व करा था ये वाला, हम इसको इनको रूल्स की मदद से एलोकेट करेंगे नंबर, लाइक फर्स्ट पहले तो 0 था, x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 0 थी, तो हमने कोई रूल अप्लाई नहीं करा। अब x की वैल्यू 0 है, y में हमने पानी फिल कर दिया 3, तो कौन सा रूल लगाया है, रूल नंबर सेकंड लगाया हमने, रूल नंबर सेकंड लगाया है। उसमें क्या बता रहा है कि x की वैल्यू अभी है नहीं और y की वैल्यू अभी 3 है, y की वैल्यू 3 मतलब हमने पानी अभी भी भरा है। तो ऐसे ही हम अप्लाई कर सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड this. I will give you the notes in the description box, you can check. Okay, now अब आती है बारी हमारी CSP की। CSP बहुत इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम। कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम के हम नेम से ही समझ सकते हैं, जो हमने कंस्ट्रेंट लगा दिया, कंडीशन लगा दी है, हम उसको सेटिस्फाई करना चाहते हैं। ओके, लाइक CSP कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, इसमें ना 3 कंपोनेंट्स होते हैं CSP में, VDC। V क्या है हमारा, इज अ सेट ऑफ वेरिएबल, ये सेट है हमारे पास वेरिएबल्स का, लाइक V1 V2 n तक। ओके, D क्या है हमारा, D इज अ सेट ऑफ डोमेन्स, ये डोमेन्स का सेट है, जैसे कि D1 D2 D3 Dn तक। 1 फॉर ईच वेरिएबल, जैसे हम मैपिंग कर रहे हैं ना वेरिएबल के साथ डोमेन की, तो 1 फॉर ईच वेरिएबल का मतलब ये हो गया। सी क्या है हमारा, सी इज द सेट ऑफ कंस्ट्रेंट, ये सेट है कंस्ट्रेंट का, दैट स्पेसिफाई अलाउएबल कनेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स का जो हमने बना दिया है वैल्यूज का, ये कंस्ट्रेंट हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मेरे पास इक्वेशन है, कंस्ट्रेंट लगा रही हूँ मैं, स्कोप और रिलेशन। ओके ओके, अब देखेंगे ये जो स्कोप है, स्कोप इज अ सेट ऑफ वेरिएबल, जो स्कोप है ना वो वेरिएबल से मिलके बना होगा, वेरिएबल चाहे मेरे एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं और मैनी। वेयर स्कोप इज द सेट ऑफ वेरिएबल, सेट ऑफ वेरिएबल का वेरिएबल्स है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंस्ट्रेंट में। और रिलेशन क्या है,
आर एल क्या हमारा रिलेशन है जो डिफाइन करता है वैल्यूज को दैट वेरिएबल कैन टेक। जो हमने वेरिएबल लिए है ना उसमें क्या रिलेशन है, उसको रिलेशन डिफाइन कर रहा है वो इस इक्वेशन में। जैसे मेरे पास इक्वेशन है, कंस्ट्रेंट वन लगाया मैंने वी वन कॉमा वी टू, ये तो मेरा स्कोप हो गया, दोनों चीज़ों को मिला के बनाया ना। पर वी वन जो है वी टू के इक्वल नहीं है, ये क्या मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये मेरा है रिलेशन। ओके, जैसे मैंने वी वन को ए वैल्यू लोकेट कर दी एंड वी टू को बी वैल्यू लोकेट कर दी, तो ये मैंने ना डोमेन्स क्रिएट कर दिए हैं, लाइक वी वन वी टू। अगर मैं वी वन की जगह और वी टू की जगह ए बी भी लिखूंगी ना तो यहाँ पे ये डोमेन्स दिखा रहा है। ओके, एग्जाम्पल मेरा सुडोको हो गया। सुडोको में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक एक जो बॉक्स होता है ना वो एक्ट करता है हमारा वेरिएबल की तरह। अब वेरिएबल की तरह एक्ट करता है और सुडोको में कंडीशन ये होती है कि ना हमारे जो रोज है और कॉलम्स है उसमें सेम नंबर रिपीट नहीं हो सकता, तो वो हमारी क्या हो गई, वो हमारी रिस्ट्रिक्शंस हो गई है। ओके, अब आती है हमारी कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन एल्गोरिथम। कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन एल्गोरिथम क्या है, ये वर्क करती है इंटेलिजेंट बैक ट्रैकिंग पे, और ये इट इज़ अ टाइम एफिशिएंट है, टाइम एफिशिएंट है ये बहुत। जैसे मेरे पास एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, वी डी सी दिए हुए हमें, वी क्या हो गए हमारे पास, वेरिएबल हो गई, वर्टेक्स हो गई, वॉटेवर। ओके, जैसे वी वन टू थ्री फोर हमें चार वो दिए हैं, ये हमें दिया हुआ ना रेक्टेंगल, इसमें हमें कॉर्नर्स पे दे दिया वन टू थ्री फोर, और जो डोमेन है मेरे पास है RGB का दिया हुआ है, रेड ग्रीन ब्लू। कंस्ट्रेंट में क्या लगा रही है, जो ए की वैल्यू है वो टू के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब जो ए का कलर जैसे मैंने रेड दे दिया है तो मैं जो टू वाले वर्टेक्स पे ना रेड कलर नहीं दूंगी, मुझे कोई दूसरा कलर देना पड़ेगा, ये मेरा कंस्ट्रेंट हो गया। बिकॉज इसमें ना जो एज इसकी ये जो है अटैच हो रही है, लाइक ऐसे ही मैं जो वन का कंस्ट्रेंट है कि वन की वैल्यू थ्री के इक्वल नहीं हो सकती, वन की वैल्यू फोर के इक्वल नहीं हो सकती, टू की वैल्यू फोर के इक्वल नहीं हो सकती, ना ही हमारी थ्री की वैल्यू फोर के इक्वल नहीं हो सकती। बट इसमें हम देखें तो जो टू की वैल्यू है वो थ्री के इक्वल हो सकती है, बिकॉज इसमें कोई अटैच्ड नहीं कर रहा कोई इसमें एज। ओके, अब मेरे पास जैसे आती है इसको सॉल्व करने का तरीका, चार मैंने वर्टेक्स ले लिए, एक दो तीन चार, डोमेन जो मेरे इनिशियल डोमेन हो गए वो स्टार्टिंग में हो गए RGB 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 हर वन टू थ्री फोर में। ओके, इनिशियली मैंने जो वन का कलर था वो रेड लिया तो सब में रेड फिल कर दिया रेड, पर मैं जो सेकंड है उसमें रेड फिल नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट, तो इसमें ग्रीन ब्लू करूँगी बचे हुए कलर। ऐसे ही मैं थर्ड में ग्रीन ब्लू फिल करूँगी एंड फोर्थ में ग्रीन ब्लू फिल करूँगी। सेकेंड नंबर पे मैंने ग्रीन कलर ले रही हूँ, रेड तो ऑलरेडी फिल है। अब क्या था, सेकेंड नंबर पे मैं ग्रीन कलर दे रही हूँ एंड द थर्ड नंबर पे मैं ग्रीन और ब्लू कलर दे रही हूँ एंड फोर्थ नंबर पे ब्लू कलर दे रही हूँ। थर्ड नंबर पे मैंने थर्ड जो हमारे पास ये था इस पे ना मैं ब्लू कलर दे रही हूँ। ओके, वन हमारा ऑलरेडी फिल है, टू हमने अभी जस्ट अभी दिया है ग्रीन कलर, थ्री को ना हमने अभी ब्लू कलर दे दिया, बट जो फोर था पहले से ही ब्लू था इसके पास, तो यहाँ पे ना ये एम्प्टी स्टेट बन जाएगी हमारे पास। अब हमें देखेंगे क्योंकि रिपीट तो हो नहीं सकता, अगर हम थ्री को ब्लू दे रहे हैं और ऑलरेडी फोर के पास ब्लू था, कंस्ट्रेंट तो ये था ना जो थ्री था वो फोर के इक्वल नहीं हो सकता। सो हम क्या करेंगे, अ, 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 जो कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन एल्गोरिथम है ना वो ये कहती है कि वी डू दी बैक ट्रैक करते हैं फ्रॉम वेयर दी प्रॉब्लम अकर, जहाँ से प्रॉब्लम अकर हुई है वहीं से हम बैक ट्रैक करते हैं। बल्कि जो DFS था उसमें हम बहुत स्टार्टिंग से ही बैक ट्रैकिंग करने लग जाते हैं। इसको इंटेलिजेंट बैक ट्रैकिंग इसलिए बोला है क्योंकि जहाँ पे प्रॉब्लम आती है हम वहीं से बैक ट्रैक करते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी ना, तो ये यहाँ से बैक ट्रैक करना चालू करेगा। तो हम थ्री को ग्रीन कलर देंगे
पहले तो ब्लू दे रहे थे पर अब ग्रीन दे रहे हैं। 1 की वैल्यू रेड है मेरे पास, 2 की वैल्यू ग्रीन है। अब हमने क्या करा, 3 की जो वैल्यू है हमने इसे ग्रीन दे दी और 4 की वैल्यू हमने बी रहने दी। सो हमारे पास क्या है, 2 और 3 के कलर सेम हो गए। सेम हम कर सकते हैं बिकॉज बीच में अटैच्ड कोई लाइन नहीं है डायगोनल की। ओके, तो ये था हमारा कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन एल्गोरिथम। अब आते हैं हमारा गेम प्लेइंग कैंडिडेट बताने हमारे एआई के क्या होते हैं। एक तो लार्ज डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए उसके पास, एंड दी कंटेन्स करना चाहिए ये कंप्यूटेशनली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, डेवलप्ड एज अ रेपोजिटरी फॉर द नॉलेज ऑफ द सेवरल एक्सपर्ट्स। जितने भी सारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एक रेपोजिटरी वो क्रिएट कर दे गेम प्लेइंग कैंडिडेट ऑफ एआई के लिए। ओके, एग्जाम्पल है हमारे पास चेस का। अब आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू द गेम प्लेइंग मैक्स। गेम प्लेइंग मैक्स क्या है हमारा, इसमें ना दो चीजें आती है, एक तो मिनिमम एल्गोरिथम आती है एंड द अल्फा बीटा प्रूनिंग आती है। लाइक हमारे पास टिकटॉक का गेम होता है ना, लाइक उसे बोलते हैं जीरो काटा। इनिशियली तो हमारे पास जो फर्स्ट इनिशिएट ले रहा है ना उसको हम बोलेंगे मैक्स बोलेंगे। फिर जो सेकंड नंबर पे अपनी चाल चलेगा उसे हम बोलेंगे मिन। मिन कौन हो गया हमारा, सिस्टम हो गया, कंप्यूटर हो गया, और मैक्स कौन हो गया, इंसान हो गया कोई। अपनी ये चालें चल रहे हैं आगे, फर्दर फर्दर मूव्स में डिवाइड हो रहा है। अब ये जो बनाया है ना ये मैंने, ये हमारा गेम ट्री भी बोल सकते हैं हम इसे, सर्च ट्री भी बोल सकते हैं और स्पेस ग्राफ भी बोल सकते हैं। लास्ट में जो इसके पास पॉइंट्स बच रहे हैं वो क्या है, हमारे पास पॉइंट्स बच रहे हैं। अगर जीरो तब बच रहेगा कि हमारे पास ड्रॉ हो गया तो उसको यूटिलिटी बोल रहे हैं। पॉइंट्स जो हमारे पास अगर जीरो बचा, अगर +1 बचा तो मीन्स मैं जीत गई हूँ। अगर -1 है तो हमारा कोई दूसरा हार गया, हारने के लिए -1, जीतने के लिए +1, तो ये हमारा यूटिलिटी की टर्म हो गई। बेसिकली ये टर्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट आगे पढ़ने के लिए। ओके, नाउ अब हम आते हैं मिनिमम मिनी मैक्स एल्गोरिथम। मिनी मैक्स एल्गोरिथम क्या है, ये दो चीजों से मिलके बनी है, मिनी और मैक्स, और इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी बिग O ऑफ B की पावर D। अब मिनी मैक्स एल्गोरिथम क्या कहती है कि ये बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम होती है, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम होती है हमारी ये, एंड बेस्ट मूव स्ट्रेटेजी इसमें यूज होती है, एंड मैक्स विल ट्राई टू मैक्सिमाइज इट्स यूटिलिटी। मैक्स क्या करेगा, मैक्सिमाइज करेगा अपनी यूटिलिटी को। मीन्स यूटिलिटी मीन्स क्या था, पॉइंट्स, प्लस के पॉइंट्स गेन करेगा। मैक्स पूरा ट्राई करेगा वो मैक्सिमाइज करे अपनी यूटिलिटी को, 20 अपना पूरा वो बेस्ट मूव लेगा। एंड मिन क्या करेगा, वो ट्राई करेगा वो मिनिमाइज करे अपनी यूटिलिटी को, तो नहीं करेगा वो, जो सामने वाला जिसके साथ वो खेल रहा है ना दूसरा सिस्टम, उसकी यूटिलिटी को वो मिनिमाइज कर देगा, तो वो उसके लिए वर्स्ट मूव होएगा दूसरे वाले के लिए। बल्कि इसके लिए तो बेस्ट मूव ही होगा ना इसकी नज़र में, पर वो जो मूव ये लेगा वो वर्स्ट मूव लेगा, जिससे कि दूसरे वाले के लिए वर्स्ट मूव हो। ओके, एग्जाम्पल हमारे पास जैसे है, ग्राफ बना हुआ है हमारे पास गेम ट्री का। फर्स्ट जैसे मैक्स, जैसे कोई ह्यूमन है वो किसके साथ खेल रहा है, मिन के साथ खेल रहा है। इसमें ये आगे देखेगा फर्दर कि इसे कौन से पॉइंट्स मिलेंगे, लास्ट में कौन सा यूटिलिटी पॉइंट मिलेगा, उसकी तरफ ये अपनी चालें चलेंगे। अब आता है हमारे पास एडवर्सियल सर्च। क्या होता है, सर्च इन अ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। अगर सर्च करें हम कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में तो वो हमारा वेयर एजेंट गोल्स आर इन कॉन्फ्लिक्ट, जो एजेंट्स के गोल होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। ओके, सर्च इन विच 2 और मोर प्लेयर्स विद कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स। सर्च ऐसा जहाँ पे 2 या और मोर प्लेयर्स के जो गोल्स है वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, वो ट्राई करते हैं एक्सप्लोर करने के लिए सेम सर्च स्पेस को फॉर दिस सॉल्यूशन के लिए, तो हम इसे बोलेंगे एडवर्सियल सर्च। मीन्स यहाँ पे गोल्स का ना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है एक्सप्लोर करने के लिए सेम सर्च स्पेस के लिए। ओके, अब हमारे पास अल्फा बीटा प्रूनिंग क्या होती है। अल्फा बीटा कट ऑफ सर्च ऑफ बाय एक्सप्लोरिंग अ लेस नंबर ऑफ नोड्स। इसमें ना
एक्सप्लोर करते हैं लेस नंबर ऑफ नोट्स को, और जिसको हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे ना उनको कट ऑफ कर देते हैं। मीन्स प्रूनिंग का बेसिकली मीन यही है कि काट के फेंक देना। ओके, लाइक अब जो अल्फा है वो क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम उसको मैक्स नोड कर रहे हैं कंसिडर, और जो बीटा है उसे हम कंसिडर कर रहे हैं मिन नोड। अब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है मेरी अल्फा बीटा प्रूनिंग में, वो ना हाफ हो जाती है। लाइक बिग ओ ऑफ बी की पावर d/2, ये बेस्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ओके, लाइक जैसे मेरे पास ये एक गेम ट्री दिया हुआ है, मैं इस पार्ट्स को यूज नहीं कर रही, तो मैं क्या करूंगी कि इसको ना मैं प्रूनिंग कर दूंगी, इसकी काट के सेपरेट कर दूंगी। ये हमारे लास्ट में टर्मिनल्स हो गए। तो दैट्स वाई अल्फा बीटा प्रूनिंग इज मच बेटर देन द मिनी मैक्स। मिनी मैक्स से ज़्यादा बेटर है हमारी अल्फा बीटा प्रूनिंग। अब आता है हमारा स्टोचस्टिक गेम्स। स्टोचस्टिक गेम्स क्या होता है? मैनी गेम्स आर अनप्रिडिक्टेबल इन नेचर। ज़्यादातर गेम्स होते हैं ना मोस्टली अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, पता नहीं होता क्या होने वाला है। सच एज दोज इन्वॉल्विंग डाइस थ्रो, जैसे एग्जाम्पल हो गया डाइस थ्रो का, हम डाइस फेंक रहे हैं, हमें पता नहीं होता कौन सा नंबर आने वाला है। तो जो गेम है ना, इन गेम्स को हम स्टोचस्टिक गेम्स बोलते हैं। बेसिकली ये डिपेंड करते हैं इनका आउटकम एक तो स्किल्स पे या तो हमारे लक पे भी डिपेंड करता है। इसके एग्जाम्पल्स हो गए गैम्बलिंग गेम, गोल्फ बॉल गेम। ओके, so this unit revision is finished. I have given the notes in the description box of every unit, so you can access from them. Okay, thank you.